हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अपना 9th चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है वित्तीय विवरण, पहला पार्ट। अपना टॉपिक अभी चल रहा है, उसका नाम है व्यापारिक व लाभ और हानि खाता, जिसमें हम लोग कौन कौन सी डेबिट साइड पर आइटम्स आते हैं, कौन कौन सी मदें होती हैं नाम पक्ष में, उनकी बात कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसी में कि हमारा जो जमा पक्ष होता है, क्रेडिट साइड होता है, उसमें क्या क्या आता है। लेकिन उसके पहले एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं। और यहाँ पर फॉर्मेट में कई बार हिंदी मीडियम के बच्चे भी इंग्लिश में जो मेन बेसिक टर्म्स उनको यूज कर रहे होते हैं, तो इसलिए मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान चीज है। तो देखिए क्या क्या है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ था ओपनिंग स्टॉक, जो प्रारंभ में आपको मिल रहा था वो चीज है। अब देखिए ये आपकी डेबिट साइड है और वो आपकी क्रेडिट साइड है, तो सबको समझ में आ ही गया होगा, इतने दिन से हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं। अच्छा, फिर परचेजेस जो आपने खरीदा था। अब परचेजेस में भी हम लोग क्या करते थे, रिटर्न को घटा करके, ठीक है। तो परचेजेस लेस रिटर्न होता था, तो यहाँ पर वास्तव में आप परचेजेस लेस रिटर्न ही लिखोगे, है ना। जो आपने अब एक्चुअल परचेजेस तो उतनी हुई, तो आप सिर्फ परचेजेस भी लिखोगे तो कोई समस्या की बात नहीं है। फिर वेजेस, जो आप सीधे तौर पर कोई भी चीज हो रही थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स है, सामान है, उसी से संबंधित है कि सामान उतरवाया है, सामान बेचने के टाइम पर लगाया, तो उसको वेजेस में, वहां पे जो लोग काम कर रहे थे उनको आपने वेजेस दी। फिर कैरियज इनवर्ट्स, आपको सामान बेचना था, उससे पहले जो आपने अपने यहाँ पर ढुलाई वगैरह का सामान दिया, आपने अपने यहाँ पर उतरवाया, तो वो भी आपका खर्चा हो गया। फिर फ्रेट इनवर्ट्स इसी को बोलते हैं, या फिर कार्टेज, तो ये एक ही एंट्री हो रही है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस, ये समझिए। इधर आपका खर्चा है, इधर आपकी सेल्स हो गई। अब मान लीजिए यहां पर आपके सेल्स ज्यादा है, ये तीनों चीजें मिलाकर के, तो ये जो सब कुछ मिलाकर के निकल करके आता है ना, ये आपका हो जाता है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सामान बेचा गया उसकी लागत। और जो सामान बेचने पर आपको पैसे मिले वो तो सेल्स आ गया। तो सेल्स में क्या हो गया, आप समझ रहे हो, सेल्स में आपको जो पैसे मिल रहे हैं अगर वो ज्यादा है, यानी कि आपने ज्यादा बिक्री कर ली और ये सब खर्चा कम हुआ, तो आपको मिलेगा प्रॉफिट। तो सेल्स ज्यादा है तो प्रॉफिट आप किधर जोड़ोगे, इधर जोड़ दोगे। लेकिन अगर लॉस हो रहा होगा, सेल्स कम होंगी, इस साइड ज्यादा हो जाएगा, तो फिर आप ग्रॉस जो लॉस इधर लिखा हुआ है वो आपको इधर लिख दोगे, है ना। वो तो वही बैलेंसिंग एंट्री हो जाएगी। तो यहां से हमारे क्या हुआ, ये सारी चीजें हो गई हमारी ट्रेड वाली। कितना हो गया, ट्रेड, व्यापार। इसलिए हम लोग बोलते हैं क्या, व्यापार एवं लाभ व हानि खाता। तो व्यापार वाला जो खाता है वो आपका यहीं तक है, इतना हिस्सा हो गया, ऐसा समझ लीजिए। लेकिन बनता पूरा एक ही है। अब नीचे वाले में क्या क्या चीजें आ रही हैं, बाकी मदे क्या थी, रेंट था, जो टैक्सेस देने थे आपको म्युनिसिपल वगैरह के, वो भी हो गए। फिर आपने सैलरी यानी कि वेतन दिया हुआ था, रिपेयर यानी मरम्मत कराई हुई थी, रिन्यूअल कराया था, कोई नई चीज का प्रतिस्थापन किया हुआ था। फिर बैड डेट्स की हम लोगों ने बात नहीं की थी। बैड डेट्स क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। कई बार क्या होता है, आपने सामान उधार पे बेचा, किस पे बेचा, उधारी पे। अब मान लीजिए आपसे किसी ने सामान लिया कितने रुपए का, 2 लाख का, ठीक है। और आपको ये पता है अपने पुराने एक्सपीरियंस से कि भाई 10% तो पैसा वापस नहीं आता है। क्या मान लिया आपने, 10% पैसा वापस नहीं आता है, तो आप उसके लिए प्रावधान कर देते हो। क्या कर देते हो, प्रावधान, प्रोविजनिंग कर देते हो। तो वो जो आपने प्रावधान किया 10% का, तो 2 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 20,000। तो ये जो 20,000 है ये हुआ आपका बैड डेट। तो वो भी एक तरह का पैसा नहीं आ रहा, लॉस है, उसको भी हम लोग डेबिट कर रहे होते हैं। तो इसीलिए जो बैड डेट लिखा हुआ है ना, ये प्रावधान है, जो ऐसे आपने पैसा उधार दे रखा है जो वापस आने वाला नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी में टर्म मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ अनिश्चित उधार, इस तरह की बात बोलते हैं, मैं आपको अलग से बता दूंगा। फिर क्या है, नेट प्रॉफिट। यहां पर नेट प्रॉफिट कहां से आ गया कि अगर आपके ये वाले खर्चे हो गए और यहां पर बाकी चीजें क्या आ गई आपकी, ग्रॉस लॉस, जो अगर पहले से ही हो रहा था, तो ये देखिए यहां पर जो ग्रॉस लॉस लिखा हुआ है इसकी जगह ये ग्रॉस लॉस आएगा, ये वाली बात सही है। फिर इंटरेस्ट रिसीट, मान लीजिए आपने किसी को पैसे दे रखे थे, कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, वहां से आपको इंटरेस्ट मिल गया। तो अब हम लोग जब नेट निकाल लेंगे, ऊपर वाले में तो हम लोग क्या निकालते थे, ग्रॉस निकालते थे। आप समझ लीजिए, मैं आपको फिर से बताता हूं। इसमें यहां तक जो चीजें हो रही थी, इस हिसाब से हम लोगों का जो भी निकल करके आ रहा था वो था क्या, ग्रॉस, मतलब कुल, ठीक है। नेट नहीं है, निवल नहीं है, तो कुल प्रॉफिट धरा गया। लेकिन अगर मान लीजिए इसके बाद भी आपने यहाँ के खर्चे जोड़ लिए और वहां से भी आपको अगर कुछ और आमदनी हुई, इंटरेस्ट इनकम या कुछ अदर इनकम हुई, उन सबको मिलाने के बाद से जो आपको प्रॉफिट बचेगा वो आप लोगों के नेट प्रॉफिट, ठीक है, समझ जाओ। और ये जो नेट प्रॉफिट है इसी को हम लोग हस्तांतरित कर देते हैं कहां पर, पूंजी खाते में। तो वो किस तरह से करते हैं वो देखेंगे। लेकिन आप समझ लीजिए यहां पर जमा पक्ष में मदें क्या क्या आ रही हैं, बहुत ही आसान है। सेल्स आ गया एक, तो जो आपने सीधे सीधे बेचा है। दूसरा क्या आ रहा है आपको, इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो आपने पेमेंट किया था इंटरेस्ट का, वो तो हम लोग इस साइड पर बात की थी, जैसे आपको बैंक ओवरड्राफ्ट पे मिला था। लेकिन मान लीजिए आपके व्यवसाय में जो आपकी आमदनी हुई है उसमें आपके पास उतना खर्चा हो नहीं रहा, तो आपने वो पैसा कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया था, तो आपको पैसा इन्वेस्ट करने के बदले ब्याज मिला, तो जो ब्याज मिला वो रेवेन्यू हो गया। तो इस वजह से उसको भी हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड पर नोट कर देंगे। तो अब जमा पक्ष की कौन कौन सी मदें हैं, क्रेडिट साइड की कौन कौन सी मदें, उनको एक एक करके देख लेते हैं। जमा पक्ष मतलब क्रेडिट साइड, आइटम्स ऑन द क्रेडिट साइड। पहली चीज तो वही है, वापसी को घटा करके विक्रय, सेल्स, ठीक है। तो इसको सिर्फ सेल्स लिख सकते हैं। वापसी को घटा करके क्या, आपने भाई 5 लाख का सामान बेचा, कितने का बेचा, 5 लाख का, जिसमें से आपको 50,000 का सामान वापस आ गया,
कि 50,000 भाई साहब ये आप अपना सामान वापस रख लो, कुछ भी है, तो आपकी कुल मिलाकर के 4,50,000 की सेल्स हुई ना, कितने की होगी, 4,50,000 की। तो ये जो 4,50,000 हुआ, ये आपका क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा, विक्रय हो जाएगा। तो पहली चीज है, एक वर्ष के दौरान, नॉर्मली एक वर्ष ही हम लोग स्टैंडर्ड लेते हैं, नहीं तो वैसे एक लेखांकन अवधि लिखा होना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा रहता है। तलपट में विक्रय खाते की सकल बिक्री, अब विक्रय खाते की सकल बिक्री का मतलब आपने जो टोटल सेल्स की उसमें से आप घटा दोगे किसको, नगद व उधार पर दोनों को दर्शाता है। ये हमारा कौन दर्शाता है, जो विक्रय खाता है। इसी में आप वापसी को घटाओगे। उपभोक्ता द्वारा सामान की वापसी को विक्रय वापसी कहा जाता है। ठीक है, सीधी सी बात है, जो आपने बिक्री की तो वो वापस आ गई, तो बिक्री वापसी या विक्रय वापसी। और कुल विक्रय से इस वापसी को घटाकर जो राशि प्राप्त होती है उससे निवल विक्रय, नेट सेल्स, जो आपका कुल हुआ, जैसे 4,50,000 हुआ, वो कहा जाता है। और इसी को हम लोग दर्शा देते हैं। ऐसे क्या हुआ, अन्याय। अन्याय कैसे हो सकता है, आप मान लीजिए आपने अपनी ही बिल्डिंग, अपना ऑफिस जो है वो थोड़ा सा हिस्सा किसी और को दे रखा है रेंट पर, तो वहां से आपको किराया मिल सकता है। ऐसे आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया हुआ था किसी दूसरी कंपनी, वहां से आपको डिविडेंड मिल सकता है, तो उसको बोल देते हैं हम लोग लाभांश की प्राप्ति। ऐसे ही ब्याज की प्राप्ति, जो आपने कहीं और इन्वेस्ट किया हुआ है। फिर बट्टा की प्राप्ति, बट्टा होता है मतलब डिस्काउंट। फिर होता आप किसी और के लिए कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, किसी का सेल्स में सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहां से कमीशन मिल सकता है। तो इस तरह की आमदनी भी हो सकती है। ये मुख्य आमदनी नहीं होती है। जो मेन आइटम होता है वो आपका विक्रय होता है, सेल्स होता है, जो हम लोगों ने पहली एंट्री देखी थी। बस यही एंट्रीज हैं। जमा पक्ष में है नहीं, नाम पक्ष में बहुत है, खर्चे बहुत सारे हैं, है ना, पैसा बहुत कम जगह से आ रहा है। तो ऐसा होता है, नॉर्मली ऐसा ही होता है सारे बिजनेस में। लोग एक ही चीज बना रहे होते हैं, लेकिन खर्चे तो बहुत सारे तरह के करने होते हैं। अच्छा, लेकिन जो एक तरह से पैसा आ रहा होता है वो पैसा बहुत ज्यादा होता है आमतौर पर, इसी लोग बिजनेस में जाते हैं। फिर क्या हुआ, अंतिम प्रविष्टियां। अब आपका अंतिम प्रविष्टियों का मतलब क्या हुआ कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया है। अब इसमें जो लास्ट एंट्रीज आ रही है वो कैसे आएंगे और उनको ट्रांसफर कैसे किया जाएगा, इसकी बात करते हैं। तो आगम एवं व्यय की सभी मदों के शेष को व्यापार व लाभ और हानि खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है, जो हम लोगों ने देखा। ठीक है, वही तो हम लोगों ने देखा था कि जो जो अकाउंट्स थे उनके जो जो भी बैलेंसेस थे, कुछ डेबिट साइड पे चले गए, कुछ क्रेडिट साइड पे चले गए, ज्यादातर डेबिट साइड पर ही गए। अच्छा, फिर क्या हुआ, प्रारंभिक स्टॉक खाता, क्रय खाता, मजदूरी खाता, आंतरिक ढुलाई भाड़ा खाता और प्रत्यक्ष व्यय खाता। प्रत्यक्ष व्यय में देखा था ना हम लोगों ने, वो पैकेजिंग और पैकिंग की बात की, तो उसमें समझिएगा जो छोटा गत्ता था वो आपका सीधे तौर पर खर्चा है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रत्यक्ष व्यय। इसको लाभ व हानि खाते में नाम पक्ष में यानी कि डेबिट साइड में हस्तांतरित कर बंद कर दिया जाता है। तो ये सब खाते बंद हो जाते हैं जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकी एंट्री कर रहे होते हो, तो वो सब अकाउंट बंद होते चले जाएंगे। अच्छा, फिर क्या हुआ, व्यापारिक खाता। अब व्यापारिक खाते में तो सिर्फ यही है, स्टार्टिंग का जो हिस्सा था ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक वही था। तो प्रारंभिक स्टॉक खाते से, क्रय खाते से, मजदूरी खाते से, आंतरिक ढुलाई खाते से, अन्य प्रत्यक्ष व्यय खाते से, इन सब से क्या हुआ आपका, ये सारे वो अकाउंट्स हैं जहां से आप ट्रांसफर कर रहे हो। तो जब आप ट्रांसफर कर रहे हो तो यहां तो डेबिट कर रहे हो, तो इन सबको आप क्या कर देते हो, क्रेडिट कर देते हो। ठीक है, आपने डेबिट किसको किया, डेबिट किया आपने व्यापारिक खाते को, तो व्यापारिक खाते में आपने ट्रांसफर कहां से किया, इन सारे खातों से। तो ये वो सारे खाते थे जहां पर क्या था, आपको इन सबको क्या करना रहेगा, क्रेडिट करना रहेगा। तो आपने क्रेडिट करके पैसा ट्रांसफर कर दिए। तो ट्रांसफर करने में समझ लें, अरे भाई अलग से अगर मजदूरी खाता होता, समझ लो मजदूरी खाता होता, तो आप इसमें क्या कर रहे थे, स्टार्टिंग में भी डेबिट कर रहे थे। तो मान लीजिए आपका पड़ा हुआ था 2,000 रुपए डेबिट में, अब आपको 2,000 रुपए ये डेबिट से कहां पर ट्रांसफर करने हैं, व्यापारिक खाते में। तो जब आपको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं तो आप क्या करोगे, इसको आप कर दोगे क्रेडिट। आपने इसको क्रेडिट कर दिया, तो कहां पर क्रेडिट किया, यहाँ पे मजदूरी खाते से। और ये जो 2,000 जब इधर क्रेडिट किया तो कहीं डेबिट भी करोगे, वो डेबिट आपने यहाँ पर कर दिया। तो ऐसे हम लोग हस्तांतरण करते हैं, हम लोग पहले भी बात समझ चुके हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा टोटल बात होगी व्यापारिक खाते की। अच्छा, अब देखिए ट्रेडिंग अकाउंट, वही सारी इंग्लिश में एंट्रीज भी लिख दे रहा हूँ। टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, टू परचेजेस अकाउंट, वेजेस अकाउंट, कैरेज इन वर्ड्स अकाउंट, और फिर आपका डायरेक्ट वाला होगा टू ऑल अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैंने बोला डायरेक्ट वाला होगा जो सीधे तौर पर हुआ है, तो वही इसको आप डेबिट कर रहे हो, इन सबको क्रेडिट कर रहे हो। क्यों, क्योंकि इन सब से हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं अमाउंट को, कहां पर, जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें। अच्छा, तो ये चीज समझ में आ गई। क्रय वापसी या वाह्य वापसी के शेष को क्रय खाते में हस्तांतरित कर बंद कर दिया जाता है। इसके लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां की जाती है। तो जनरल एंट्रीज क्या क्या होंगी, तो आपको पता है क्रय वापसी का मतलब समझ लो, जो आपने खरीदा था परचेज रिटर्न की बात हो रही है। क्या क्या हुआ, क्रय वापसी खाता, ठीक, इसको आपने क्या किया, नाम किया, डेबिट कर दिया। और क्रय खाते से इसको आपने क्या कर दिया, क्रेडिट किया। तभी तो आप से लिखते हो ना, जब इंग्लिश में, हिंदी में हम लोग से लिखते हैं, जो क्रय खाते से का मतलब वो ऑटोमेटिकली समझ में आ गया कि क्रेडिट किया। इंग्लिश में इसमें टू कर देते हैं। तो क्यों हुआ ऐसा, सोचो। आमतौर पर आप समझो, परचेजेस अकाउंट जो है वो क्या होता है यार, खरीद रहे हो आप, तो आपका खर्चा हो रहा है, तो इसको आप डेबिट करते हो अगर खरीद बढ़ रही होती है। यहां पर क्रय वापसी से वो खरीद की वैल्यू कम हो गई, समझ रहे हैं।
तो आपका एक अकाउंट जो खर्चा था वो कम हो रहा है, जब खर्चा बढ़ रहा होता है तो उसको डेबिट करते हैं, खर्चा कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट करते हैं, इसीलिए यहां पर खर्चा कम हो रहा है ना, इसलिए परचेसेस अकाउंट को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, क्रेडिट कर दे रहे हैं। क्यों हम इस स्थिति में क्रय खाते को जमा क्यों करते हैं, क्योंकि खर्च कम हो रहा है और व्यय खाते में जमा कर रहे हैं इसी वजह से। ठीक, तो आप समझ रहे हो व्यय खाते में क्या होता है ना, व्यय खाता आपका क्या एक खर्चा है, तो व्यय खाता जब कम हो रहा है इसलिए हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। जमा करना मतलब क्या हुआ, क्रेडिट साइड में आपने एंट्री कर दी। अच्छा, और क्या हुआ, विक्रय वापसी या आंतरिक वापसी खाते के शेष को विक्रय खाते में स्थानांतरित कर बंद कर दिया था, जो सेल्स वाली चीज है, ये भी सीधा सीधा है, इसमें कुछ नहीं है। विक्रय खाता था आपने डेबिट कर दिया, कहां से किया, विक्रय वापसी खाते से। क्यों, क्योंकि सेल्स में क्या हो रहा है, आपको पैसा आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, सेल्स अकाउंट में जब आपको पैसा आ रहा है तो ऐसी स्थिति में यहां पर क्या हो रहा है, देखो सेल्स में नॉर्मली पैसा आ रहा है, लेकिन सेल्स रिटर्न को हम यहां पर वो कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, तो सेल्स रिटर्न में क्या हुआ, आपको जो पैसा आ रहा था वो नहीं आया। आप समझ, जो पैसा नहीं आया, तो जब पैसा आ रहा होता है तो हम क्रेडिट कर रहे होते हैं, यहां पर पैसा नहीं आया इसलिए हम इसको क्या करना है, डेबिट कर देना है। तो सेल्स अकाउंट को आपने डेबिट किया, कहां से किया, सेल्स रिटर्न से। ठीक, अच्छा हो गया। अब क्या हुआ, विक्रय खाते के शेष को लाभ और निम्नलिखित प्रविष्टि से बंद कर दिया था। तो जो भी विक्रय खाता था उसको बंद करने के लिए क्या करते थे, विक्रय खाते से आपने कहां पर ट्रांसफर कर दिया था, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो विक्रय खाता जो था उसको आपने डेबिट कर दिया और आपने ट्रांसफर कर दिया जो भी अमाउंट था वो कहां पर, ट्रेडिंग अकाउंट में। और इसीलिए आपको याद होगा प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग जब सेल्स निकल करके आ रही होती है वो आपकी क्रेडिट साइड पर होती है। क्यों, क्योंकि आप ट्रांसफर कर चुके हो कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसमें हम लोग भी ट्रेडिंग अकाउंट का हिस्सा पढ़ रहे हैं। अच्छा, और क्या हुआ, व्यय हानि के मद। अब व्यय और हानि के मद जो भी थे सारे, उन सबको भी हम लोग क्या कर देते हैं, जो भी लाभ हो रहा होता है ना, आपको लाभ और हानि खाता जो है उसमें सब कुछ डाल रहे होते हैं। तो ट्रेडिंग की हम लोग ने बात कर ली, अब हम लोग बात कर रहे हैं लाभ और हानि की। तो लाभ और हानि खाते में नाम में हम लोग क्या क्या करते चले जाएंगे, जो भी आपके खर्चे आते हैं, जितने भी खर्चे होते हैं, तो व्यय होगा या फिर हानि होगी, एक्सपेंस होगा या फिर लॉस होगा, उन सबको हम लोग डेबिट कर रहे होते हैं। तो उन सारे अकाउंट को अगर व्यक्तिगत तौर पर देखोगे तो आप क्रेडिट कर दोगे और उसको आप ट्रांसफर करके क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। कहां पर, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ रहा होगा, वही चीज यहां पर इंग्लिश में लिखी हुई है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप डेबिट करोगे किससे, कोई भी एक्सपेंस, हम लोग ने पहले ही पढ़ चुका है, अभी इतनी देर तो बात की थी लास्ट वीडियो में, आप ध्यान करिए कि हम लोगों ने वो सारी आइटम्स देखे थे जिनको हम लोग डेबिट कर रहे थे, और वो सारे आइटम्स या तो किसी खर्चे के थे या तो फिर किसी लॉस के हो रहे थे, किसी हानि के हो रहे थे। ऐसे ही क्या होगा, आय खाता व्यक्तिगत है, तो इसमें क्या लाभ हानि खाते से। अब जब आप इसको इनकम अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो तब इस तरह की चीज आ जाएगी। तो इनकम्स में क्या हो गया, इंडिविजुअली जो जो भी आप इनकम्स आ रही हैं उनको डेबिट किया, गेन्स को भी आपने क्या किया, इंडिविजुअली डेबिट किया, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसको आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। क्योंकि आपको ये भी मैंने बताया हुआ था कि जो हमारे रेवेन्यूज होते हैं ना, उनको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कर रहे होते हैं, किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो आप क्रेडिट कर ही रहे हो, तो उन खाते जब ट्रांसफर करोगे तो उनको डेबिट करना पड़ेगा ना, ऐसे याद कर लिया। ठीक, अच्छा हो गया समझ में। अधिलाभ को हम लोग बोल देते हैं गेन्स, तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं। आय मतलब क्या हुआ, आपके यहाँ पर इनकम खोला हुआ है, और नेट इनकम की बात की थी, अधिलाभ मतलब कोई गेन हुआ। तो जो कोई भी गेन हो रहा होता है उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पर रखते हैं। अब क्रेडिट साइड पर रख रहे हैं, इसका मतलब उस इंडिविजुअल अकाउंट को जिसमें गेन हुआ है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो वही चीज है, तो हम लोगों ने ये भी देख लिया। अब हम लोग आगे का जो चैप्टर है इसको अपने अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।